वेलकम बेटा। तो कल मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट डिक्शन हमारी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो वहाँ की इंपॉर्टेंट डिक्शन थी। अब आप देखेंगे लास्ट आपके टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं जी? पहली बात तो सोप के बारे में सुनिएगा। सो आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम सोप बोलते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी वो आपकी? उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन। सॉरी, सपोनिफिकेशन कैसे? देखिए, समझिएगा। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स इज नोन एज सपोनिफिकेशन। जैसे हम क्या करते हैं, C17H35COONA ये लेते हैं आपका। ये क्या हमारा सोडियम स्टीरेट साबुन है। कैसे बनाया इसको हमने? हम ग्लिसरॉल लेंगे, CH2CO C17H35, ये ट्राइग्लिसराइड है या ऑयल या फैट। CHOCOC17H35 CH2OCO C17H35। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लिसरो, GLYCERO, ग्लिसरो ट्राई स्टीरेट। फैट है ये फैट का फॉर्मूला है। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा? ये रिएक्शन होगी। यहाँ से आप ये समझ लीजिएगा, सोडियम तो यहाँ से और आपका ये पार्ट यहाँ से, यानी Na+OH-। तो इतना पार्ट तो हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा और इतना पार्ट यहाँ से, इतना पार्ट यहाँ से, और ये बनाएंगे, एक तो बनाएंगे ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मली ग्लिसरीन भी बोल देते हैं। और प्लस 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे C17H35COON। ठीक है, तो ये क्या बनी हमारी? ये हमारी साबुन बन गई। तो ये हमारे क्या है? इनको बोलते हैं ग्लिसरोट्राइस्ट्रेट, यानी ये कहलाते हैं ट्राइग्लिसराइड। ये फैट हो सकते हैं या ऑयल हो सकते हैं। अगर ये आपका सैचुरेटेड है तो फैट, और अगर ये अनसैचुरेटेड है तो ये आपका ऑयल होंगे। तो जैसा आप देखा होगा, साबुन के लिए हम क्या करते हैं, फैट लेते हैं, ऑयल लेते हैं और उससे इनको बना देते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेथिंग सोप, नहाने वाली, एंड वॉशिंग सोप, दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप? तो देखिएगा, जो वॉशिंग सोप होते हैं दे आर द सोडियम सॉल्ट, वो सोडियम सॉल्ट होते हैं। और बेथिंग सोप आर पोटेशियम सॉल्ट, वो क्या होंगे? पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। हालांकि साबुन भी अलग अलग तरह की होती है। यहाँ तो भी आपके बारे में, यहाँ तो इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है। जब आप आगे एजुकेशन में जाएंगे 12th वगैरह में, तो वहाँ साबुन के बारे में बहुत सारी बात आएगी। जैसे आपका होता है एक बेथिंग सोप हो गई, एक ट्रांसपेरेंट सोप हो गई, एक आपका क्या होगा, जैसे आप देखा हो सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप का मतलब जो डव वगैरह होता है। तो उनमें क्या फ़र्क होता है? जो सॉफ्ट सोप होती है उनमें एक तो पोटेशियम साल्ट होता है, और दूसरी बात
वो हाई क्वालिटी के ऑयल या फैट के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल्स। ठीक है, तो इनसे क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी का जो हमारा ऑयल होता है उनसे जो बनाई जाती है साबुन, वो सॉफ्ट सोप कहलाती है। ट्रांसपेरेंट सोप आपने देखा होगा, जैसा हमारा पियर्स होती है, ये ट्रांसपेरेंट सोप है। इनमें सोप को क्या करते हैं, पहले अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं और फिर एक्सेस अल्कोहल को वहाँ से इवोपरेट कर देते हैं। इस तरीके की बहुत सारी साबुन है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने साबुन के बारे में पढ़ा, सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट क्या कहलाते हैं, हमारे साबुन कहलाते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका, अगर मैं साबुन को लिखूंगा C17H35 और COON, ये माइनस ये प्लस, ये वाला पार्ट कहलाता है हाइड्रोफोबिक और ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक। एक हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक साबुन के अंदर। क्यों? जो लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, वो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी वो वाटर को रिपेल करेगा। और जो हाइड्रोफिलिक है, यानी जो CONA ग्रुप है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये वाटर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे साबुन के बारे में बात होती है। अब दूसरी बात आती है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच हैव क्लिनजिंग एक्शन लाइक सोप, यानी वो कंपाउंड जिनका जो क्लिनजिंग एक्शन होता है, साफ करने गुण होता है, वो साबुन की तरह ही होता है, बट दे डू नॉट कंटेन सोप। लेकिन उनमें क्या नहीं होता, उनमें साबुन नहीं होता। समझ में आप? ये समझ लेना दोनों फर्क। यानी डिटर्जेंट वो कंपाउंड होते हैं जिनका एक्शन तो साबुन की जैसा ही होता है, लेकिन उनमें क्या होगा, साबुन नहीं होगा। उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं डिटर्जेंट। अब साबुन और डिटर्जेंट का को यूज करना क्या मैटर हो गया। देखिए, साबुन की कुछ खासियतें हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। साबुन को हम क्या कर सकते हैं, साबुन को हम केवल सॉफ्ट वाटर में यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वो वाटर जो साबुन के साथ झाग देता है, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, मीन्स विच डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम आपका हार्ड वाटर। अब ये अलग चीज है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर फिर समझ लीजिए, जो साबुन के साथ झाग दे वो सॉफ्ट वाटर, जो ना दे वो हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होगा, ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन है। यानी अगर किसी वाटर के अंदर हम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट को डिजोल्व कर दें, तो ये जो वाटर होता है क्या कहलाता है हमारा, इस वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और जब हार्ड वाटर होता है तो हार्ड वाटर के साथ साबुन झाग नहीं देती। तो पहली बात तो साबुन ठंडे पानी में काम नहीं करती है, दूसरी बात हार्ड वाटर में नहीं करती है। अब ये हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करती, समझ लीजिए क्यों। ये समझ मांगे, ये रिएक्शन जो है हमारी सपोनिफिकेशन है, ये पूरी रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका नाम ग्लिसरोट्राइस्टीरेट, यानी ये फैट है, इसको फैट का फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, रिएक्शन कराई, ये ग्लिसरॉल जिसको आप ग्लिसरीन बोल देते हैं वो बन जाता है और साबुन बन जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस सपोनिफिकेशन कहलाता है। और सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, जो आपका स्टेरिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला होता है वैसे C17H35COOH, ये हायर फैटी एसिड है। जैसे कार्बोक्सी एसिड आपने पढ़ा होगा, मैथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड, ऐसे ये बहुत लास्ट में आ गए। मैथोनिक में एक कार्बन, एथोनिक में दो कार्बन, इसमें क्या 18 कार्बन। तो ये क्या है, हायर फैमिली ग्रुप के फैटी एसिड होते हैं, फैट की तरह काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं हायर फैटी एसिड। तो अब साबुन जो है हार्ड वाटर के साथ, क्योंकि डिटर्जेंट की जरूरत हमें तभी पड़ती है भाई, अब कोई चीज़ में काम नहीं चल रहा तो हम दूसरी लेंगे। तो पहले हम साबुन के बारे में पूरी बात पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी वाटर के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट आ गए तो क्या करेंगे। सपोज करो आपने C17H35COONA, ये आपने सोप ले ली, साबुन ले ली, और आपने इसको घोल दिया उस वाटर में जो हार्ड वाटर है, यानी जिसमें क्या मैग्नीशियम आयन है या कैल्शियम आयन। यानी वो वाटर जिसमें क्या घुला होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट घुले होते हैं, वो हार्ड वाटर कहलाता है। जब इस हार्ड वाटर को हम इसके ऊपर रब करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा ऐसे। C17H35COO होल ट्वाइस CA या
C17H35 COO होल ट्वाइस Mg और प्लस 2Na प्लस। ठीक है, अगर किसी वाटर के अंदर सोडियम आयन तो हार्ड वाटर नहीं है, या उसके अंदर और कोई दूसरे आयन तो हार्ड वाटर नहीं है। हार्ड वाटर कब होगा वो? जब उसके अंदर हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आ जाएंगे। तो कुछ जगह का पानी ऐसा होता है, वहां से कपड़े अगर आप वॉश करोगे तो वॉश नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, और वो झाग ना देने की वजह से साबुन जो है हमारी यूटिलाइज हो जाएगी, इसके साथ प्रेसिपिटेट बनाना नीचे बढ़ जाएगी। अब प्रेसिपिटेट को आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप पानी लेते हैं, पानी में मान लीजिए आपने चौक डाल दिया, और आप उसको जब हिलाएंगे तो आपको होमोजेनियस लगेगा, लेकिन जब उसको रख देंगे तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरीके से साबुन आप घिसते चल जाएंगे, और साबुन क्या होगा, रिएक्शन करके कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगी, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। ये साइन जो नीचे लगा लगाते हैं ना जैसे एरो का, इसका मतलब प्रेसिपिटेट होता है। अगर ऊपर का लगा देते तो इसका मतलब गैस होती है, गैस बनकर उड़ गई। तो ये यहाँ से आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बनने के कारण साबुन का जो अपना काम वो करेगी नहीं, वो झाग नहीं। तो पहली बात तो साबुन कैन नॉट बी यूज, मीन्स सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, सोप कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब पता चला कहीं वाटर में क्या एसिडिटी है, तब भी हम क्या करेंगे, साबुन को यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, देखो मान लीजिए ये मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने क्या किया, हमने लिया C17H35 COON, ये क्या हुई हमारी साबुन हो गई। अब अगर जो वाटर है वो एसिडिक है, एसिडिक का मतलब क्या होगा, उसके अंदर एच आयंस होंगी। एच आयंस का मतलब क्या है, एसिडिक, एसिडिक। देखो ये समझ लेना बच्चे, आप लोग सोचते हो कि H प्लस लिख दिया, वाटर तो लिखा ही नहीं। अगर मैं H प्लस वाटर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि वाटर के अंदर ऑलरेडी H प्लस आयन है, इसको हम H प्लस लिखते हैं या H3O प्लस लिखते हैं, बातें की है। समझ गए आप? अगर हम वाटर लिख देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया हार्ड वाटर, आप कहेंगे ना आपने तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन लिखा है, आपने H2O तो लिखा ही नहीं। इसका मतलब है जो वाटर आप ले रहे हैं उसमें अंडरस्टूड है कि क्या डिजोल्व है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ये मतलब होता है, अंडरस्टूड होता है इसका। क्योंकि आप लोग को 11th 9th 10th क्लास में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बोले कि H तो लिखते ही वहाँ वाटर का फॉर्मूला लिखा ही नहीं। अरे भाई जो वाटर हमने लिया उसके अंदर H प्लस आयन है, वो खुद एसिडिक नेचर में है। हमने कैल्शियम मैग्नीशियम आयन लिया, क्या मतलब क्या वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो किस स्टेट में है, वाटर की फॉर्म में। अगर आप सूखे साबुन को रगड़ोगे तो कोई झाग वाग होना ना होने कोई मैटर नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर हम इस सेक्शन में दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, C17H35 COH और प्लस Na प्लस, ऐसा क्या बनाए, इसको बोलेंगे स्टेरिक, स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये स्टेरिक एसिड बन गया, और ये क्या होगा, ये आपका फैट है, और कपड़ों के ऊपर क्या होगा, चिपक जाएगा। जैसे आपने साबुन लिया, कपड़े पर रगड़ा, और वाटर के अंदर क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो जैसे आप उसको साबुन को रब करते घिसते चल जाओगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, जितना भी सोप है वो स्टेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टेरिक एसिड फैट की तरह होता है, चिकना चिकना। तो आपके कपड़े वॉश नहीं होंगे, वो और क्या होंगे, गंदे से हो जाएंगे, यानी उनके अंदर चिकना चिकना जम जाएगा, और ये आपका एसिडिक वाटर का कारण होगा। तो इन दो कारण से हम साबुन को हर जगह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो साबुन को कहाँ यूज नहीं कर सकते, एक तो हार्ड वाटर में, और एक एसिडिक सोल्यूशन में, वहाँ यूज नहीं कर सकते। लेकिन साबुन का एक फायदा होता है, सोप इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। सोप कैसी होती है, बायोडिग्रेडेबल नेचर। अब आप कहेंगे सर बायोडिग्रेडेबल नेचर का मतलब है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जब भी आप मान लीजिए वाटर को आपने कपड़ों को वॉश किया, वॉश करने के बाद में क्या हुआ, वहां से जो भी आपका गंदा पानी है उसके अंदर क्या है, साबुन घुली हुई, वो साबुन के साथ चला गया, तो जब वो कहीं जाएगा तो बायोडिग्रेडेड होगा, यानी कहीं नदियों में जाएगा, नाली में जाएगा, तो वहाँ जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको डिकम्पोज कर देंगे, यानी उसके अंदर जो गंदगी है उसको खा जाएंगे, और फिर वो क्या होगा, वाटर आपका साफ हो जाएगा। लेकिन
जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं। अब डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट ऑल्सो सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर लॉन्ग चेन कार्बन ऑफ सल्फोनेटेड, यानी वो सल्फोनेट साल्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन के, अल्कोहल के, या आपके सल्फोनिक एसिड के। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डिटर्जेंट। इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे दे ही रखा, तो उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस केवल हम ये समझेंगे डिटर्जेंट होते क्या हैं। डिटर्जेंट आर दोज कंपाउंड्स which have cleansing action like soap but do not contain soap, that is known as detergent. अब डिटर्जेंट का फायदा क्या है? डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन कोल्ड वाटर एज वेल एज इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट को हम हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं और कोल्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं। ये कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, ठीक है। तो जहां साबुन यूज नहीं की जा सकती वहां पर क्या किया जा सकता है? डिटर्जेंट यूज किया जा सकता है। लेकिन डिटर्जेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये होता है दैट इज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। जो कुछ डिटर्जेंट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। आप कहेंगे बायोडिग्रेडेबल ना होने का मतलब क्या है? मान लिया आपने कपड़े वॉश किया डिटर्जेंट में और वॉश करने के बाद आपने पानी फेंक दिया, पानी जहाँ जाएगा इकट्ठा होगा, वहाँ पे एल्गी फॉर्मेशन हो जाता है, काई जम जाती है। यानी जो काई भी क्या हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है हमारे, उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म नहीं कर पाते, तो यहाँ से एल्गी फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है। तो ये वर्क किस काम है? डिटर्जेंट। अब बात आती है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या होता है? मान लीजिए जो हमारी ड्रॉपलेट है, क्या होते हैं वो? जो हमारी गंदगी होती है कपड़ों की, दे आर डर्ट इन ऑयल। मान लीजिए हमारी ऑयल ड्रॉपलेट है, ये गंदगी है, ठीक है, कपड़ों में लगी है। तो जब हम इसको साबुन में घोलेंगे तो ये इस तरीके से इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। कौन? साबुन के मॉलिक्यूल। और ये कौन सा पार्ट होगा? ये जो पार्ट होगा ये C17H25 वाइल वाला, और यहाँ पर COO माइनस और Na प्लस, यानी ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर पार्ट। ये तो नॉन पोलर पार्ट हो गया। और ये वाला पार्ट क्या हो हमारा? पोलर। इसी तरह से यहाँ पर CO माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस। जो CO माइनस Na प्लस वाला पार्ट है वो तो पोलर है, और जो लॉन्ग चेन है मैंने बताया था ना अभी आपको, C17H35 COO माइनस Na प्लस, या इसको हम ऐसे बना देते हैं ऐसे करके, ये तो कहलाती है हमारी टेल, सॉरी ये कहलाएगी हेड, और ये क्या कहलाएगी? टेल। CONA प्लस, ये वाला पार्ट। इस तरह से हेड और टेल का मैटर हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है जो नॉन पोलर है, एक जनरल रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी ये वाला पार्ट तो फैटी ऑयल को डिजोल्व कर सकता है, और ये वाला पार्ट किसको डिजोल्व कर सकता है? कि वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट को। तो जब चारों तरफ से इसको घेर लेंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। COO माइनस Na प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका जो है नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर की तरफ होगा, और ये बड़ी ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, और इमल्सन बन करके क्या होगा? गंदगी हमारी दूर हो जाती है। अब आप कहेंगे इमल्सन क्या है? इमल्सन का मतलब होता है जब आप मान लीजिए आपने क्या किया, जब कोई लिक्विड सब्सटेंस हो या कोई सॉलिड सब्सटेंस हो, उसके अंदर जो हिट्रोजीनियस नेचर आती है, अलग अलग लेयर बनती है। मान लीजिए आपने क्या किया, आप समझिए वाटर के अंदर आपने ऑयल डाल दिया, ठीक है, उसको हिलाया तो इमल्सन बना, उसको इमल्सन बोलेंगे, वो अनस्टेबल है। मान लिया आपके हाथ जो है वो ऑयल में या फैट में भीगे हैं, आप उनको साफ करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट पानी के नीचे लगाएंगे तो क्या वो साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो अनस्टेबल है। आप क्या करेंगे? अपने हाथों पर साबुन लगाएंगे, तो साबुन क्या करती है? दोनों लेयर को आपस में मिक्स कर देती है, और हाथ आपके क्या होंगे? साफ हो जाते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये ऑयली, यानी ये भी नॉन पोलर है, ऑयल जो होता है वो भी नॉन पोलर होता है। तो इसको घेर लेता है, और घेरने के बाद में इस बड़ी ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में क्या होता है? आपका तोड़ने के बाद में आपका जो गंदगी वहां से दूर हो जाती है, और वाटर के साथ वॉश आउट हो जाती है।
ये कहलाता है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है। और ये जो आपको गुच्छे टाइप दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, इनको बोलते हैं मिसेल्स। मिसेल्स क्या होता है? द एग्रीगेट और क्लस्टर फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं साबुन के, जैसे मान लीजिए आप सिंपल वाटर लीजिए और उसके अंदर अभी कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं डालना, आप उसमें सोप डाल दीजिए ज्यादा मात्रा में। मान लीजिए आपने 100 ml वाटर ले लिया, उसमें 30-40 ग्राम 20-30 ग्राम उसमें साबुन मिला, हिलाते रहो उसको, हिलाते रहो। उसके बाद में आप उसको रख दीजिए, तो आप कुछ देर बाद में उसको देखेंगे नीचे इसमें ऐसे जम जाएगा कि जिसे दूध फट जाता है, अलग अलग लेयर बन जाएंगे, गुच्छे से बन जाएंगे। वो जो गुच्छे से ही होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को मिसल्स बोलते हैं। यानी द क्लस्टर और एग्रीगेट्स फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जब साबुन के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं तो उनके द्वारा गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर बनती है, वो क्या कहलाती है? उसी को हम मिसल्स बोलते हैं। ये हमारी मिसल्स कहलाती है। ठीक बेटा। तो ये आपका साबुन का क्लींजिंग एक्शन हो गया। उसके बाद में ये इसके बारे में डिटेल होगी कि आप साबुन के द्वारा कपड़ों को कैसे वॉश करते हैं, क्या करते हैं। मैंने बताया आपको साबुन क्या करती है, जो डर्ट होती है वो फैट के अंदर होती है, यानी ऑयल ड्रॉपलेट होती है गंदगी के रूप में, उसको चार तरफ से सराउंड कर लेते हैं। जो ये नॉन पोलर वाला पार्ट होता है वो ऑयल की तरफ रहता है, और जो ये आपका पोलर पार्ट होता है वाटर की तरफ होता है। तो जो वाटर, जो आपका नॉन पोलर, ये बड़ी ड्रॉपलेट है, ये क्या होगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाती है। उसके बाद में क्या होगा, आपका वो जो क्लोथ है वो वॉश हो जाता है। दिस इज नोन एज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। और अब आपका ये चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें और कुछ तो रहा नहीं मेरे ख्याल से, अभी कुछ होगा तो एनसीईआरटी में आपको देख के बताता हूँ। ठीक है बेटा। इसमें आपका चैप्टर अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है। बाकी सारे मैं आपको नोटिफिकेशन वगैरह बता चुका हूँ। देखो आप देखिए एनसीईआरटी के उसमें पेज नंबर 75 पर आप देख रहे हैं मिसाइल्स के बारे में लिखा ना, सोप आर मॉलिक्यूल इन विच two and have different property. One is hydrophilic, another is and interact with water, while the other is hydrophobic, that is interact with hydrocarbons. When soap at the surface of water, the hydrophobic tail, the hydrophobic tail, अच्छा सॉरी, इन्होंने इसको क्या माना है, इसको टेल माना है, और इसको क्या माना, हेड। तो हाइड्रोफोबिक टेल जब मिलती है हमारी किससे, hydrophobic tail of soap will not be soluble in water, and the soap will again align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of the water inside water। यानी वो क्या होगी, वहां से आपको दिखा रखा है, पहले स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, पहले तो गंदगी दिखा रखी है आपको, डर्ट है, उसके बाद में डर्ट के ऊपर क्या आ गया आपके, दिखा ना, ग्रीस या डर्ट। उसके बाद हमने उसमें साबुन डाल दिया, उसके बाद में क्या हुआ, रिएक्शन हुई, उसके बाद ये बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाती है और ये वहाँ से वॉश आउट हो जाती है। तो और उसके बाद मिसेंस भी देखा है, देखा उन्होंने लिखा था नीचे, क्लस्टर एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेंस। यानी द क्लस्टर ऑफ और एग्रीगेट फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मिसेल्स, उनको मिसेल्स बोलते हैं। तो ये हमारी मिसेल्स की बात हुई। ठीक है। अब इसके बाद आपका एनसीईआरटी में जैसे उन्होंने एक्सरसाइज आपको दी हुई है, अब सुन लीजिए, मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे उन्होंने कहा इथेन विद द फार्मूला C2H6 हैज 6 कोवलेंट बॉन्ड, 7 कोवलेंट, 8 कोवलेंट बॉन्ड। अब आप कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 1 है, उन्होंने आपको इथेन दिया C2H6 और पूछा कितने बॉन्ड है उसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड। तो हमें नहीं पता, हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर हमें पता, लो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बॉन्ड आप गिन लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया इसके अंदर भाई, 3 तो ये बॉन्ड हो गए, 3 हो गए 6 और एक इनके बीच में हो गया, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 7। देखा होगा 7 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इन्होंने पूछा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ये कंपाउंड होता है, इसका सेकंड पार्ट है CH3
C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉन, कीटोनिक ग्रुप है। अब इन्होंने पूछा तो बताओ कौन सा ग्रुप है। जब तक आपको स्ट्रक्चर लिखनी नहीं आएगी तो आप बता ही नहीं पाओगे। तो आप बताओगे इसमें इसमें क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप। ये कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा, सिंपल। ठीक है बेटा। अब उसके बाद उन्होंने आपको, ये तो सेकंड क्वेश्चन था, ये फर्स्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 3। क्या बोला 3 क्वेश्चन में, इन्होंने कहा while cooking if the bottom of vessel is getting black on the outside it means the food is not cooked completely, the fuel is not burning completely, fuel is wet, the fuel is burning completely। तो अगर मान लीजिए बाहर हमारा क्या हुआ, कार्बन चिपक गया, तो इसका मतलब क्या है, जो फ्यूल है वो प्रॉपरली बर्न नहीं हुआ, और प्रॉपरली बर्न ना होने के कारण क्या क्या हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। तो इसमें क्या रहेगा आपका बी, यानी फ्यूल इज नॉट कंप्लीटली बर्न। जब कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो कार्बन डिपोजिट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो आप बता दो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है CH3 में। तो आप क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3Cl की। तो यहाँ देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, एक हाइड्रोनियम, एक हाइड्रोनियम, एक हाइड्रोनियम, इसका इलेक्ट्रॉन ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। अब क्लोरीन के कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। बॉन्डिंग कर दो इसकी इस तरीके से, हर एक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यानी वो आपसे उसकी स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे बना दिए। लोन पेपर को आप ना दिखाना चाहते हो मत दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे दिखा सकते हो इसको, HCH और Cl। लोन पेपर हम दिखाए ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर चैप्टर 5 दिया आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उन्होंने कहा इनकी स्ट्रक्चर बनाइएगा। एथोनिक एसिड, अगर हम एथोनिक एसिड को लेते हैं, ये H2S, प्रोपेनॉन और F2। चलिए एथोनिक एसिड, अगर हम एथेनोइक एसिड लेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ रखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक कार्बन यहाँ रखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। एथेनिक एसिड का मतलब क्या होता है, CH3COOH। अब इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, कार्बन के 1 2 3 और एक 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4, इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 और 6, इस हाइड्रोजन का 1। अब इस कार्बन, इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी हमारी एथोनिक एसिड। उसके बाद उसने पूछा H2S, H2S की बताओ जी। यहाँ क्या करेंगे, सल्फर 1 2 3 4 5 एंड 6, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपसे पूछा है F2 की। F2 की सिंपल आपको बनवाई दी थी, F 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक बेटा। तो इनके बीच में क्या हो गया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछी, बना दिया आपने। H2S की बना दी, F2 की बना दी, एथोनिक एसिड की बना दी, और कौन सी है आपकी, और इसके बाद में प्रोपेनॉन। अब आप प्रोपेनॉन की बनाएंगे, तो प्रोपेनॉन में क्या करेंगे, मैं यहाँ बनाता हूँ प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, ये प्रोपेनॉन। जब आप प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रोपेनॉन में क्या करेंगे, देखिएगा, प्रोपेनॉन, यहाँ एक कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे बना CH3CO CH3 ऐसे बना दिया। अब इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे बेटा।
हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है अपना, बना दिया। कार्बन के 4 होते हैं, तो हम 4 में 4 इस तरीके से बनाएंगे कि एक एक का इनके साथ साझा समझ में आए। 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं ऐसे बना दूँ स्ट्रक्चर तो इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बनाऊंगा इस कार्बन का। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। आप कहेंगे 2 आप यहाँ क्यों बनाए? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 कंप्लीट करने, तो 2 हम यहाँ बनाएंगे। एक कार्बन का यहाँ इसका, एक यहाँ पर। ठीक बेटा। अब इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे बना थोड़ा नीचे। इस हाइड्रोजन का एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस तरह क्या होगी आपकी, इस तरह आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। किसकी? फिर समझ लीजिएगा, जब भी आपको किसी की स्ट्रक्चर बनानी होती है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। H1 का CH3COH बना लिया हमने इस तरीके से। H2S का हमने इस तरह से बना दिया। H2S होता है, सल्फर बीच में रखेंगे। देखिए, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, नॉर्मली एक बात ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है किसी कंपाउंड में, उसको नॉर्मली टर्मिनल किनारे पर रखते हैं, और जो हमारा बाकी एलिमेंट हो उसको बीच में रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को किनारे पर रखने की कोशिश की, और कार्बन को कहाँ, मिडिल में। इस तरह हमने यहाँ किया। फ्लोरीन तो सेम एटम है, यही काम हमने यहाँ पर किया। इस तरह हमने क्या कर दिया, लुईस स्ट्रक्चर बना दी। तो ये आपकी लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो दीज आर द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखो, मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में मैं आपको कराता रहा हूँ, तो प्लीज आप इनको छोड़िए मत, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बताया था आपको होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिस द सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शन ग्रुप, जिनमें क्या हमारे एक ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शन ग्रुप हो या सेम एटम्स हो, एंड टू कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स हैव डिफरेंस ऑफ CS2 ग्रुप। जो 2 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं CS2 ग्रुप का डिफरेंस रखते हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे होमोलोगस सीरीज कहलाती है। और ईच मेंबर ऑफ सीरीज इज नोन एज होमोलोगस। जैसे मान लीजिए आपने एक होमोलोगस सीरीज बनाई एल्केन के लिए, तो एल्केन में सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा, CH4। इसमें CS2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, C2H6। इसमें मैं जोड़ दूं C3H8 हो जाएगा। यानी हर एक में CS2 जोड़ चल जाएंगे। C4H10। तो क्या हो गई है, होमोलोगस सीरीज हो गई एल्केन की। अगर मैं लेता हूं अल्कोहल, अल्कोहल के लिए तो पहला मेंबर क्या हुआ, CH3OH। ठीक है बेटा। सेकंड मेंबर क्या होगा, हम इसमें CS2 जोड़ देंगे, C2H5OH। फिर सी जोड़ेंगे CS2, ये होगा C3H7OH। फिर जोड़ेंगे C4H9OH। ये अल्कोहल की हो गई। ठीक है। तो ये क्या हमारी, इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो आप, सेम फंक्शन ग्रुप है, 2 कॉन्सिक्यूटिव जो कंपाउंड है उनमें क्या डिफरेंस है, हमारा CS2 ग्रुप का। इनको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, किसी के लिए भी, कार्बोक्सिलेट के लिए ले लिए। मान लीजिए आपने कार्बोक्सिलेट के लिए लिया, तो पहला मेंबर क्या हुआ, HCOH, मैथोनिक एसिड। इसमें जोड़ेंगे CS2 तो क्या हो जाएगा, CH3COH। भाई आपने इसमें CH2 जोड़ दिया तो ये क्या होगा, CH3। फिर जोड़ो C2H5COH। फिर जोड़िए C3H7COH। तो ये क्या हमारे सेम फंक्शनल ग्रुप है, सबके पास में क्या CH ग्रुप है। और 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस है हमारा, CS2 ग्रुप का। या तो CS2 ग्रुप बोले, या एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस होगा। ठीक है। जितना हमारा मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस है। जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा उससे 14 ज्यादा इसका होगा, जितना इसका होगा उससे 14 से ज्यादा इसका होगा। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज कहलाती है। ठीक है। चलिए, बस आपको यहीं तक बताएं। कल बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ओके।